ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा। आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग की एक्सरसाइजेस के बारे में बात करी हुई है, बट आज हम लोग जो फंक्शन की एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं। डे 4 में आई होप कि आप अभी हमारे साथ ही साथ चल रहे होंगे। अगर आप हमसे पीछे चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए और हमारे साथ जो है कंटिन्यू करिए, ठीक है। एक दिन का टाइम होता है, आराम से हो भी जाता होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फंक्शन की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। असल में फंक्शन का कोई पर्टिकुलर टाइप में डिवाइड करा नहीं गया है, बट वो रिटर्न करते हैं कि नहीं करते हैं, जब नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसमें कितने पैरामीटर पास होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के वो होते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने ये चीज़ असल में आपको पहले बता रखी है, जो पाइथन की मेरी ट्यूटोरियल सीरीज़ है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो या फिर आप फंक्शन से वाकिफ़ ना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे रखा है, तो आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग को 4 टाइप के फंक्शन नज़र आ रहे हैं। पहला फंक्शन ब्लॉक को बहुत ही गौर से देखो, तो मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। मेरे को ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इधर कोड 1 पे आओ, तो मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसमें एक यहाँ पैरामीटर पास हो रहा है, ठीक है। अंदर कुछ काम हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न भी हो रहा है कुछ हमारा आंसर। तो इसका मतलब ये जो है फंक्शन हमसे एक इनपुट ले रहा है और हमें एक आउटपुट दे रहा है। तो ये हो गया हमारा पहले टाइप का फंक्शन। दूसरा टाइप का फंक्शन क्या होता है कि हमसे कुछ इनपुट नहीं लेता, ठीक है, मगर हमें नन आउटपुट में देता है। देखने में तो लग रहा है ना कुछ इनपुट ले रहा है ना कुछ आउटपुट दे रहा है, मगर अगर यहाँ पे खाली रिटर्न लिखा है तो खाली रिटर्न का मतलब होता है NONE। एक नल स्टेटमेंट होता है यहाँ पाइथन में, नन। नन को वो रिटर्न कर देता है, समझ रहे हो। मतलब आप अगर वहाँ पे कुछ स्टोर करना चाहोगे फंक्शन को कॉल करते समय तो वहाँ पे नन ही आएगा। बाकी इस फंक्शन के अंदर कुछ भी आप लिख लो, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन राइट रिटर्न स्टेटमेंट इवन इफ देयर इज नो रिटर्न वैल्यू। अगर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है फिर भी हम रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है तीसरा टाइप का फंक्शन। इसमें क्या होता है, हमसे कुछ इनपुट नहीं लेता है, ठीक है, और आउटपुट के लिए इसमें रिटर्न तो होता ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं है हमारे फंक्शन में तो अपने मन से वो रिटर्न कर देता है नन। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि वी कैन ऑल्सो चूज नॉट टू राइट रिटर्न स्टेटमेंट इफ देयर इज नो रिटर्न वैल्यू। अगर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है तो आपकी इच्छा है रिटर्न ना लिखो, मगर फिर भी फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। फिर आते हैं चौथे टाइप के यहाँ पे इस पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, मतलब 2 पैरामीटर इनपुट ले रहा है, आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2, ठीक है। कुछ कंडीशन अंदर दे रहा है, तो हो सकता है उस कंडीशन के बेसिस पे कुछ और रिटर्न वैल्यू करे ट्रू, अगर ऐसा नहीं तो रिटर्न वैल्यू करे फॉल्स। तो वो डिपेंड करता है, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। देखो, एक फंक्शन के अंदर हम लोग मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। पहला रिटर्न मिलते ही हमारा जो फंक्शन है वो अपने मन से खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सीन होता है। अब यहाँ पे आप 2 रिटर्न स्टेटमेंट देख रहे हो तो यहाँ इफ के अंदर है वो, ठीक है। अगर इफ के अंदर वाली कंडीशन, अगर कंडीशन 1 फॉलो हो गई तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे, फंक्शन वहीं पे बंद हो जाएगा और बाकी काम नीचे चलता रहेगा। अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। तो कहने का मतलब चलना है एक ही रिटर्न है हमेशा, ठीक है। इतना समझ गए। तो इस तरह से हमारे फंक्शन 4 टाइप के यहाँ पे शो करे गए थे। फिर वही इनके बारे में थोड़ा बताया गया है, तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना या फिर आप वहाँ पे तो पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। तो कुछ इतना खास है नहीं यहाँ पे। बस इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि फंक्शन को जब इन्होंने कॉल करा है ना, तो यहाँ पे कॉल करते टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया कि वही सेम फंक्शन है पहले वाला। तो इसमें इन्होंने सिर्फ FUNC फंक्शन को कॉल करा और ARG आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पे दे दिया। मगर एक चीज़ देखो, जब इन्होंने फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर इनपुट दिया तो फंक्शन कुछ आउटपुट दे रहा है ना, रिटर्न रिजल्ट, मगर ये उस रिजल्ट को कहीं स्टोर नहीं कर रहा है। अगर स्टोर नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो फंक्शन हमें दे रहा है वो वेस्ट हो रही है, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना है कि अगर फंक्शन से आप कुछ आउटपुट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको उसे कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। तो देखो दूसरे वाले में इनके पास थोड़ा दिमाग आया है, इन्होंने क्या करा कि RES नाम के वेरिएबल में उस फंक्शन में जो भी कॉल करा तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो RES में जाके स्टोर कर ली। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी रिजल्ट वैल्यू फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है वो जाके RES में आके स्टोर हो गई, फिर उसके बाद आप उसका यूज़ कर लो। तो इससे क्या होता है, आपका जो भी भाई रिजल्ट आ रहा होता है वो वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। उसको आप RES में स्टोर करके बाकी प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ करो, चलेगा, ठीक है। बाकी एक तरीका क्या होता है कि आप डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हो जो भी आउटपुट आपका फंक्शन दे रहा हो। आपने फंक्शन को बुलाया, इसके अंदर इनपुट दिया, ठीक है, फंक्शन ने आपको कुछ आउटपुट दिया रिजल्ट नाम का, ठीक है, वो बाहर आया तो आपने उस आउटपुट को डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। या तो आप स्टोर कर लो या तो प्रिंट कर लो, मतलब यूज़ में आना चाहिए, यूजलेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे चौथे पार्ट पे कि ये जो है इसने भी सेम फंक्शन बनाया, एक इनपुट ले रहा है एक आउटपुट दे रहा है, मगर इसमें इन्होंने
इफ कंडीशन के अंदर कॉल करा है। देखो अगर फंक arg1, इसका मतलब अगर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट 1 अगर पास करेंगे तो अगर इसका आंसर अगर ट्रू या फॉल्स में आ रहा है तो इफ के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर है तो ये काम करो, एल्स दूसरा काम करो। तो ये मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं, अलग अलग फंक्शन को मतलब मल्टीपल टाइम आप कॉल भी कर सकते हैं और इफ ब्लॉक के अंदर भी यूज करा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया कि फंक्शन को कॉल कैसे करना है। फिर यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है करेक्ट। हमें ये बताना है फंक्शंस अगर हमने पढ़ रखा हो तो इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। अब पहली बात तो ये कि फंक्शन पढ़ रखा हो, तो अगर फंक्शन नहीं पढ़ रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर क्लिक करना, तो वो आपको क्या करेगा, डायरेक्ट फंक्शंस वाले वीडियो पे ले जाएगा मेरे, वहाँ से फंक्शन सीखना, उसके बाद आप इस वीडियो पे कंटिन्यू करने लगना। तो क्या बता रहा है, ये एक सेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, आपने पीछे देखा है कि एक फंक्शन, एक ब्लॉक है, वो उतना काम कर रहा है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा फंक्शन है, वो अपना काम कर रहा है, तो अलग अलग जो है सेक्शन में डिवाइड है हमारा प्रोग्राम। तो भाई दिया, तो पहली लाइन तो सही है। दूसरे पे आओ कि इट हेल्प्स टू क्लियरली सेपरेट टास्क विद इन अ प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम के अंदर जो टास्क होते हैं उनको क्लियरली सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है, ये भी ऑब्वियसली बात करता है। तो तीसरा क्या है कि कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस बेस्ड ऑन नीड। तो हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, वहां से किसी और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो फंक्शन कॉलिंग चलती रहती है, ये भी सही लिखा है। इट हेल्प अस टू अचीव मॉड्यूलरिटी, ये हमें एक मॉड्यूलर कोड लिखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कह सकते हो कि मॉड्यूलर कोड हो ही जाता है हमारा, जब हम उसको सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ अलग अलग है, अपनी अलग अलग पोजीशन पे सब कुछ सही चल रहा है, तो वो कोड कैसा है, मॉड्यूलर है हमारा। फिर पांचवा, इट सपोर्ट्स रीयूजेबिलिटी। एक बार फंक्शन बना लिया, जितनी बार कॉल करना है उतनी बार करो। ठीक है, तो ये असल में से पांचों सही है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पांचों सही हो जाएंगे, पांचों ब्लू टिक लगा देना। फिर आते हैं हम लोग इसमें, तो ये क्या कह रहा है कि कलेक्ट टैक्स एक हमारा फंक्शन है, इसमें ए जो है 5000 है, बी की वैल्यू 12000 है, हमने फंक्शन का नाम लिखा, पैरामीटर पास करे, उसको रिजल्ट में आके स्टोर कर दिया, ठीक है, प्रिंट कर दिया रिजल्ट। तो इस फंक्शन में 5000 और 12000 जाएगा और वो ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा उसका और वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, तो इसका आंसर 17,000 आएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ आंसर से कोई लेना देना है नहीं। तो मेन यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे ये है कि मैचिंग कैसे करनी है। आप अगर मैं आपको ऐसे ही सिंपल बताऊँ, ऐसे देखो, तो एक मिनट इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखो, तो जो ये डेफ कलेक्ट टैक्स एक्स कॉमा वाई, ये है क्या, ये एक हमारा कह सकते हो सिग्नेचर है। डेफ कलेक्ट टैक्स मतलब ये ओवरऑल ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फंक्शन बनाया जा रहा है। डेफ मतलब डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनता है, फंक्शन का नाम और फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स, तो इसे क्या कहते हैं, फंक्शन सिग्नेचर। तो इसको फंक्शन सिग्नेचर में जाके जोड़ दो। फिर ये क्या कह रहा है, कलेक्ट टैक्स ए कॉमा बी। कलेक्ट टैक्स ए कॉमा बी, यहाँ फंक्शन को हम बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और ए और बी वैल्यूज दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हम फंक्शन को कॉल करें तो नीचे से देखो लास्ट साइड वाला फंक्शन कॉल लिखा है, वो वाला हो गया। ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्या है यहाँ पे, देखो ए कॉमा बी जो है हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल के क्योंकि इसको हम पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल्स को अगर देखा जाए तो वो है कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो रियलिटी है, जो रियल के वैल्यूज है, जिनके अंदर सही में 5000 12000 पड़ा है वो। तो ए कॉमा बी क्या हो गया, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स कॉमा वाई देख सकते हो फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है। इसका मतलब जैसे ही फंक्शन खत्म होगा हमारा, वैसे ही एक्स कॉमा वाई जो ये वैल्यू खत्म हो जानी है। तो ये क्या है, हमारी फॉर्मेलिटी है ना, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है, तो इस तरह से हमारी ये मैचिंग हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैचिंग कुछ इस तरह से दिखेगी, तो आप इसको समझ जाइएगा खुद से देख के। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। ये क्या कह रहा है कि एक चेक वैल्यू नाम का हमारा फंक्शन है, मैसेज और नाम से पास हो रहा है। तो पहले इधर आते हैं, ये क्या कर रहा है कि प्रिंट कर रहा है रिजल्ट और रिजल्ट, मगर रिजल्ट है कहाँ। तो इस केस में जब फंक्शन हमारा कॉल नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने मन से अंतर हमें कोई आके नहीं बता देंगे कैसे किस क्या होना है, कहाँ से आंसर मिलेगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक एरर आ जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं अपने इस वाले प्रोग्राम में, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एनलार्ज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे डेफ फंक 1 है, प्रिंट इनसाइड फंक 1 और रिटर्न 10 फंक 2, मतलब 3 फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि वैल इज इक्वल टू फंक 3, मतलब फंक्शन 3 को इन्होंने कॉल करा हुआ है और जो भी आंसर आएगा वो वैल में स्टोर हो जाएगा। फंक्शन 3 में आए, प्रिंट हो गया इनसाइड फंक्शन 3। ठीक है, तो पहले देख लो कि कौन से ऑप्शन में प्रिंट इनसाइड फंक्शन 3 हो रहा है। तो देखो ये जो लेफ्ट के दो हैं, इन्हीं में यहाँ पे फंक्शन 3 जो है पहले आया, मतलब ये इन्हीं दो में कोई आंसर आने वाला है। फिर आओ नम इज इक्वल टू फंक्शन 2, तो यहाँ पे फंक्शन 2 को ही कॉल कर लेगा। एक फंक्शन में अभी हम हैं, मगर वहां से उस फंक्शन को रोक के अभी फंक्शन 2 पे चलते हैं। फंक्शन 2 पे क्या कह रहा है, इनसाइड फंक्शन 2, तो इनसाइड फंक्शन 2 देखो इन दोनों में लिखा है, दोनों में लिखा है, मतलब अभी भी दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। फिर इसी फंक्शन में रह के हमने फंक्शन 1 को कॉल कर दिया, तो फंक्शन 1 को दोबारा अभी मतलब फंक्शन 3 का भी आधा बचा हुआ है, फंक्शन 2 आधा बचा हुआ है, मगर फंक्शन 1 को कॉल करा है तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। फंक्शन 1 पे आए, प्रिंट करा है इनसाइड फंक्शन 1, देख लो इनसाइड फंक्शन 1 लिखा है, दोनों में लिखा है। अच्छा, तो चलो ये हुआ इनसाइड फंक्शन 1। तो अब इसका रिटर्न कर रहा है 10,
तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि रिटर्न 10 कर रहा है तो मतलब 10 यहाँ पे लिख के और सीधे इस पे क्लिक कर देते हैं, ये वाला सही हो जाता है उनका। तो ऐसा तो नहीं होगा भाई, सही तो नहीं होगा आपका, क्योंकि आपने तो उसने उसने एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न करी है मगर बाकी फंक्शन तो पेंडिंग पड़े ना, आपने उनको सॉल्व ही नहीं करा। तो उधर है नम में क्या स्टोर हो गया, फंक 1 जो भी रिटर्न करेगा तो वो 10 रिटर्न कर रहा है, तो नम इज इक्वल टू 10, तो रिटर्न नम। तो ये फंक्शन 2 जो है हमारा क्या रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा। इसको बुलाया किसने था, यहाँ पे बुलाएगा, तो नम में 10 हो गया, तो नम इज इक्वल टू नम इंटू 5, मतलब 10 इंटू 5 50, तो नम में क्या आ जाएगी 50 और ये रिटर्न क्या कर देगा 50। और फंक्शन 3 को किसने बुलाया था, वैल ने, तो वैल में क्या आ गया 50, तो वैल इक्वल टू 50 और प्रिंट इक्वल टू वैल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा हमारा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली थी, ठीक है। तो इसमें सी हो जाएगा। फिर आते हैं इस वाले प्रोग्राम में, तो यहाँ पे ए बी सी इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखना पड़ेगा कैसा क्या है। 3 ऑप्शन में कोई एक सही है। तो ये क्या कह रहा है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा हुआ है 1000 और 3500 जो है यहाँ पे इनपुट दिया है। चेक कर लेंगे कि इसमें ARG1 में 1000 आया, ARG2 में 3500 आया, तो वेरीफाई वाला फंक्शन को कॉल करा गया है और 1000 3500 भेज दिया गया, मतलब यहीं पे रुक जाओ, आप सीधे वेरीफाई वाले फंक्शन पे चलो। तो 1000 और 3500 यहाँ भेजा गया है, तो क्या 1000 बड़ा होता है 3500 से, ऐसा तो नहीं है। इधर है क्या 1000 इक्वल होता है 3500 के, ऐसा भी नहीं है। तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा num2 क्या है 3500 हमारा रिटर्न हो गया। चेक कर लो यहाँ पे आ गया, वेरीफाई ARG1 ARG2 की जगह आप क्या आ गया 3500। 3500 क्या क्या 3500 इक्वल टू 1000, क्या 3500 1000 के इक्वल होता है, ऐसा तो नहीं होता है। फिर इधर आया एलिफ में आया, फिर 1000 और इसने क्या करा 3500 को दोबारा भेजा है वेरीफाई वाले में, तो दोबारा 3500 वहां से मिल जाएगा। 3500 जो है इक्वल होता है 1 के, ऐसा भी नहीं है। तो एल्स में आगे और प्रिंट कर देगा बी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका आंसर बी आ रहा है, सही है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक इंग्लिश से स्वीडिश जो है ग्लॉसरी, मतलब एक डिक्शनरी इन्होंने शायद बनाई है यहाँ पे, जिसमें इन्होंने बताया कि इंग्लिश में मैरी बोलते हैं और स्वीडिश में गॉड बोलते हैं, इंग्लिश में क्रिसमस बोलते हैं और स्वीडिश में JUL बोलते हैं, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन है, हमें डिक्शनरी दी गई है। तो कह रहा है कि आपको इंग्लिश विशेष है, इसको आपको स्वीडिश में कन्वर्ट करना है, मतलब अगर कहीं मैरी लिखा है तो मैरी की जगह पलट के गॉड लिख देना है वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इसमें तो सबसे आसान क्वेश्चन तो मुझे यही लगा। देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दी गई है कि बाइलिंगुअल डिक्शनरी, बाइलिंगुअल डिक्शनरी का मतलब होता है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने वाली डिक्शनरी। तो उसमें दिया मैरी को गॉड बोलते हैं, क्रिसमस को JUL बोलते हैं, हैप्पी को GODT बोलते हैं, तो हमें ये दिया गया है। इंग्लिश वर्ड की हमें लिस्ट दी गई है कि मैरी कॉमा क्रिसमस, हमें इन दोनों का क्या बनाना है, बाइलिंगुअल स्वीडिश में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन को कॉल करा, ऊपर आते हैं फंक्शन में। ये क्या कह रहा है कि डिक्शनरी हमें दे दी गई है, जिसमें मतलब ऑब्वियसली बात है, आपको डिक्शनरी दे दी जाए, कहा जाए कि 2 वर्ड दिए गए, इनका मीनिंग ढूंढ के लिख दो, तो वो तो आप आसानी से कर लोगे ना। तो हमें डिक्शनरी दी गई है, इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं, हमें क्या स्वीडिश वर्ड जो है उसकी एक लिस्ट बना ली खाली। तो हमने कहा कि इंग्लिश वर्ड में एक एक वर्ड उठा लो, तो फॉर आई इन इंग्लिश वर्ड लिस्ट। फिर देखो हमें करना क्या है कि स्वीडिश वर्ड में उसको बदलना है, तो स्वीडिश वाले वर्ड की लिस्ट में अपेंड कर देंगे। क्या अपेंड करेंगे, बाइलिंगुअल डिक्शनरी जो हमें मिली है उसमें ढूंढ दो इंग्लिश वाला वर्ड, तो मतलब बाइलिंगुअल डिक्शनरी में ढूंढ दो आई क्या है इंग्लिश वर्ड का पहला वर्ड, तो उसको ढूंढ दो, जो भी आएगा उसको उठा के स्वदेश वाले में रख दो, रिटर्न कर दो स्वदेश। तो ये तो काफ़ी आसान था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से असल में हमारे यही एक्सरसाइज थी फंक्शन की, जैसे फंक्शन के बारे में बताया था इन्होंने, और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी थे। तो आगे आपको कुछ और एक्सरसाइजेस मिलेंगी, बट मुझे वो इम्पोर्टेंट लगी नहीं। तो अगर आपको नहीं आती तो फिर आप उस एक्सरसाइज को कॉपी करके आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, काफ़ी आसान है एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा डे 4 में हम लोग फंक्शन की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।